हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSI मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम कर रहे हैं गाला का धमाकेदार रिवीजन। बेटा, हमने गाला के अंदर सेक्शन ABC पूरा कंप्लीट कर दिया। इवन मैंने आपको आंसर शीट भी दे दी है। आज भी अभी हम जो कर रहे हैं, ये कुछ टाइम से वो कर रहे हैं सेक्शन नंबर D। उसमें भी हमने पेपर 1 2 3 4 चारों के चार हमने खत्म कर दिए। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं हमारा गाला का पेपर नंबर 5। ओके, तो हम करेंगे गाला का पेपर नंबर 5 सेक्शन नंबर D। बेटा जी, मैं बता दूं ये कितने नंबर का आता है। ये 12 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 8 क्वेश्चन करने हैं, 3 नंबर के रहेंगे। मतलब 4 क्वेश्चन हमारे पास अल्टरनेट हो सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपको 90% की तैयारी कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको सबका सब तैयार कराऊंगा। फिर आप देखो कि आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, उसको बेस्ट वे में प्रिपेयर करना। लेकिन प्रिपेयर सब करो एग्जाम में, फिर आप देखो कि आपको कौन सा बेस्ट आता है, उसको अच्छे से लिखना। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे स्क्रीन के अंदर। 24 नंबर की तैयारी के लिए बहुत अच्छे से हम रिवीजन करने वाले हैं। बेटा जी, एक मैं बात बता दूं, वीडियो मेरा थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन क्या कंसेप्ट क्लैरिटी समझनी है तो फिर पूरा देखना, और नहीं तो फिर यहाँ पे स्किप कर दो। ठीक है, तो बेटा जी 100% कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। आपका जो नॉलेज है ना, बहुत जबरदस्त बढ़ेगा भी, और आपको याद भी होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो आ जाते हैं हमारे कौन सा बेटा जी, पेपर नंबर 5। ओके, ये हमारा पेपर नंबर 5 आ गई हम हमारे स्क्रीन के ऊपर। Just give me a minute. Just give me a minute. ठीक है जी। कौन सा, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे। हाँ, ये हमने आपको लास्ट टाइम करवा दिया था। हम आते हैं पेपर नंबर 5 के ऊपर। ठीक है जी, पेपर नंबर 5 OCM सेक्शन नंबर D। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, और जहां पे मेरे को लगेगा कि डिटेल पढ़वाना चाहिए, वहां पे मैं डिटेल कराऊंगा। जहां पे मेरे को लगेगा कि ये आपको आता है या तो बहुत सिंपल है, उसके अंदर हम ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, हम उसको फटाफट करके आगे बढ़ेंगे, और वो एरिया पे फोकस करेंगे जो टेक्निकल है। तो बेटा जी, यहाँ पे टॉप लेवल के अंदर यहाँ पे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ज्यादा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कम होता है। मिडल के अंदर इससे कंपेरेटिवली कम होता है, ये इससे ज्यादा होता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैनेजमेंट और भी कम हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन मेंबर होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके ऊपर MCQ आता है, आप ये जो है ये याद कर लेना कौन किसके अंदर आता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, MD, जनरल मैनेजर, यहाँ पे डिपार्टमेंट का हेड, यहाँ पे सब हेड आएंगे, डिपार्टमेंट हेड आएंगे, वेरियस एक्सपर्ट्स वर्कर आएंगे, सुपरवाइजर, यहाँ पे सुपरवाइजर, जॉबर, फॉरमैन, ये सब आता है। ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दोनों ही ज्यादा होती है। यहाँ पे ऑथोरिटी कम होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू डिपार्टमेंट ओनली। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, यहाँ पे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, यहाँ पे लीस्ट ऑथोरिटी आती है, और क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड टू सब डिवीजन ओनली। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर, यहाँ पे लेस मेंबर होते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लिमिटेड लोग होते हैं, उसके नीचे अलग अलग क्या होंगे, हेड होंगे। ठीक है, द कंपेयर टू द टॉप लेवल, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। द कंपेयर टू द टॉप एंड मिडल, इसमें और भी ज्यादा होता है। डिसीजन, ये मोर रिस्की होता है, ये लेस रिस्की होता है, ये लिस्ट रिस्की होता है। तो ये था हमारा क्या डिफरेंस। देखो, एनी 3 पूछे थे, मैंने क्या किया, आपको फिर भी क्या किया, 5 बताया। आपको ऐसा नहीं करना, अगर 3 पूछे, 3 इज इनफ, 3 आप लिखो, लेकिन उसको अच्छे से लिखो। ठीक है, तो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हमारा। ओके जी, तो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ HRM। बेटा जी सिंपल है, HRM मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो ह्यूमन के रिसोर्स को मैनेज करे। जैसे इसके लिए कौन होता है, हमारा HR टीम होती है, ह्यूमन रिसोर्स टीम होती है, वो पूरा क्या करती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करती है। मतलब यहाँ पे वो क्या करती है, जो लोग होते हैं ना, जिनको वो हायर, जैसे हमने बोला कि भाई हमको 3 लोग चाहिए, हमारे कंपनी के अंदर वैकेंसी है। ठीक है, तो वो जो HR की टीम होगी, वो क्या देगी, वो देखेगी, जो जब हायर करेगी ना, तब वो क्या क्या कंसीडर करती है कि प्रोफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, उसका नॉलेज क्या होना चाहिए, उसका इंटेलिजेंस, उसकी लाइक डिसलाइक, पर्सनल डेवलपमेंट, नेसेसिटीज एंड एम्प्लॉय, वो क्या करती है, ये सारी चीज कंपनी की क्या है, वो इंडिविजुअल की क्या दोनों इंटीग्रेट हो रही है, क्या वो दोनों एक दूसरे से मेल खा रही है। हाँ जी अगर वो मेल खा रही है तो क्या करिए, उस बंदों को हायर किया जाएगा, उन लोगों को ही बिजनेस में रखा जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, इससे यहाँ पे
द इंक्रीज, यहाँ पे उन लोगों को हायर करने से एम्प्लॉय की भी इफिशियंसी बढ़ेगी, बिजनेस को भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ेगा। यहाँ पे हमारी जो बिजनेस है उसकी हम क्वालिटी गुड्स, जो क्वालिटी है गुड्स और सर्विसेज वो बेस्ट दे पाएंगे। यहाँ पे फिर क्या होगा, डेवलप फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द एम्प्लॉय, क्यों, क्योंकि सब एकता से काम करेंगे तो उनको फीलिंग ऑफ वननेस आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो पाएगा। हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसका बेस्ट वे में यूटिलाइज कर पाएंगे। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट, टर्नओवर रेट का मतलब क्या था, जो लेबर छोड़ के चले जाते हैं वो उसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। जितने लेबर हमारे पास नहीं, मतलब प्रेजेंट जो पास्ट है वही हमारे पास रहेंगे तो क्या होगा, उनको कुछ चीज सिखानी नहीं पड़ेगी, उनको कोई चीज समझानी पड़ेगी। इससे क्या होगा, कंपनी का प्रोडक्शन जल्दी तेजी से भाग चलता है। जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, एम्प्लॉय गेट जॉब सेटिस्फैक्शन विच फाइनली टर्न एनवायरमेंटल टू ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल पीस मतलब जब हम एचआरएम करते हैं, हम एम्प्लॉय के लाइक डिसलाइक को ध्यान में रख के, बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझ के जब दोनों को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको ये फायदे होते हैं। तो एम्प्लॉय के एंगल से भी फायदा होता है और बिजनेस के एंगल से भी फायदा होता है, तो दोनों विन विन सिचुएशन होती है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बेटा जी, ये पुरानी मेथड होती थी जिसके अंदर रूल ऑफ थंब बोला जाता था, जिसके अंदर एम्प्लॉय का कोई दिमाग नहीं चलाने दिया जाता था। जो बॉस बोल देता था तो वही चीज क्या हो जाती थी, फाइनल हो जाती थी। भले वो गलत है तो गलत है, मैंने बोल दिया ना यही करना है मतलब ऐसे ही करना है। ठीक है, मैंने बोला उल्टे 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 पाँव करना है मतलब पाँव ऊपर हाथ नीचे रख के चलना, सर कैसे पॉसिबल, मैंने बोला है करना है मतलब करना है। मतलब क्या है, यहाँ पे बॉस का दिमाग चलता है, एम्प्लॉय का कोई भी दिमाग नहीं चलने दिया जाता। नो वॉइस ऑफ वर्कर, यहाँ पे डोमिनेंस हो जाता है ओनर, उसी को बोला जाता है रूल ऑफ थंब। लेकिन हमारे जो फ्रेडरिक टेलर थे वो भाई साहब आए और वो बोलते हैं नहीं नहीं बहुत हो गया, अब ये जो पुरानी मेथड है वो नहीं चलेगी, अब मैं कुछ नई साइंटिफिक मेथड लाऊंगा। मैं क्या लाऊंगा, तो बोले क्या बोलना क्या चाहते हो तुम, तो बोलता है कि यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू। पहले बताओ कि तुम चाहते क्या हो, तुम अपने आदमियों से करवाना। तो पहले ओनर एम्प्लॉयर जो बिजनेस है वो उसका बताएगा कि मेरे को ये क्वालिटी चाहिए, ये बंदा चाहिए जो ये काम कर सके। फिर हम क्या करेंगे, एंड सी इट टू दैट दे डू इट इन द बेस्ट वे। और फिर हम क्या बोलेंगे कि भाई इसको बोलेंगे भाई ये काम मेरे को करने का है, इसने अपना काम बता दिया, अब ये बोलेगा कि ठीक है मैं समझ गया, मेरे को मेरे हिसाब से करने दो। और लेकिन यहाँ पे ये इसके ऊपर पूरा छोड़ नहीं देगा, ये क्या बोलेगा, उसको देखता रहेगा कि क्या वो बेस्ट वे में कर रहा है कि नहीं और चीपेस्ट वे में उसको कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, ये एक रिवोल्यूशनरी एक्ट था, क्योंकि पहले रूल ऑफ थंब जो ट्रेडिशनल मेथड चल रही थी वो पूरी मेथड चेंज करी इसने, इसलिए इसको रिवोल्यूशनरी एक्ट बोला जाता है। यहाँ पे क्या करता है, वर्कर एंड द ओनर मे वर्क विद द हार्मनी, यहाँ पे दोनों मिल के साथ में काम करते हैं, हार्मनी के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है, ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसके अंदर ट्रेडिशनल मेथड अबंडन कर दी और न्यू और बेस्ट वे मेथड यहाँ पे अडॉप्ट की। यहाँ पे प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, प्लानिंग डिसाइड करता है, एक्सपर्ट्स होते हैं ना अपने एरिया के एक्सपर्ट्स, वो प्लानिंग करेंगे और वर्कर क्या करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। क्यों, क्योंकि वो बेस्ट जो वर्कर उस फील्ड के एक्सपर्ट है वो बताएंगे भाई ऐसे ऐसे ये स्ट्रेटेजी रखो तो बेस्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी आके तुमको बोल देगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जॉब को एनालिसिस करेंगे कि जो जॉब एनालिसिस इज द बेस्ट वे टू गेट द वर्क डन स्पीडली एंड विद द लो कॉस्ट। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी ऑफ टाइम, मतलब टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, ये सब करेंगे और जिसके हिसाब से क्या करेंगे हम फिर जॉब देंगे। तो ये सारी स्टडीज की जाती है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब स्टैंडर्ड बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड बनाएंगे कौन सी मेथड फॉलो करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए और सभी को वैसे ही फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि सेफ्टी जगह पे हेलमेट पहनना है, वर्क प्लेस के ऊपर ऐसे ही इतने टाइम से इतने टाइम में काम करना है, इस मेथड में ही काम करना है, मतलब हर एक चीज को स्टैंडर्ड दे देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, हम क्या करेंगे यहाँ पे जो लोगों को जो सिलेक्ट करेंगे ना बेटा, तो उसका एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉय, स्किल, गर्ड्स, फिजिकल स्ट्रेंथ कैन बी कंसीडर, उसको ध्यान में रखेंगे। एंड मोरओवर द एम्प्लॉय शुड असाइन सच वर्क दैट मस्ट बी इन अकॉर्डिंग टू हिज एजुकेशन, स्टडी एंड स्किल। अब तेको आता है इंजीनियरिंग और मैं तेको पकड़ा दूं अकाउंटिंग, क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, तो उसकी स्किल, उसके एजुकेशन, उसकी क्वालिटी के हिसाब से क्या किया जाएगा, उसको वर्क अलोकेट किया जाता है।
यहाँ पे हम जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा क्या मिलेगा, वेज मिलेगा, ज्यादा सैलरी मिलेगी। यहाँ पे हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे, हम उसको वेज स्कीम लेके आएंगे। कम प्रोडक्शन करोगे कम सैलरी, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ज्यादा सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब हम यहाँ पे हमेशा ट्राई करेंगे कि हमारी कॉस्ट कैसे कैसे कम हो सके, कहाँ कहाँ ज्यादा वेस्टेज है जहाँ पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कॉस्ट कंट्रोल मेथड हम कंसीडर करेंगे। डेविएशन अगर कुछ होगा तो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे स्ट्रेस, बेटा स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होता। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अच्छे से काम करना पड़ेगा स्ट्रेस लिए बिना। हम मेंटल रिवोल्यूशन लाएंगे जहां पर हम रिड्यूस करेंगे स्ट्रेस को ऑफ द ओनर एंड द वर्कर एंड अचीवमेंट ऑफ अ गोल बिकम इजी। तो यहाँ पे बेटा जी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या किया, तो हमने किया एक पहला हमने साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट की जिसके अंदर बेस्ट वे के अंदर काम किया जाएगा, साइंटिफिकली काम किया जाएगा। हमने हर एक चीज का प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की, प्लानिंग एक्सपर्ट करेगा, इम्प्लीमेंटेशन वर्कर करेगा। जॉब एनालिसिस की 3 प्रकार की स्टडी करेंगे, कौन कौन सी है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी। स्टैंडर्डाइजेशन दे देंगे, हर एक काम का फिक्स काम करने का तरीका होगा। यहाँ पे जो साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग होगी, जो लोगों को जो सिलेक्ट किया जाएगा, उनको जो ट्रेन किया जाएगा वो साइंटिफिकली किया जाएगा, उनकी उनकी लायकात के हिसाब से उनको क्या चाहिए, वो कौन से एरिया में एक्सपर्ट है, वही काम उनको दिए जाएंगे। फाइनेंशियल मोटिवेशन जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, इसलिए हम उसको बोलेंगे भाई तू ज्यादा काम कर ज्यादा सैलरी मिलेगी, कम काम करेगा कम सैलरी मिलेगी। और ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो ज्यादा काम करेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इकोनॉमिकल बनाएंगे, मतलब हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, कहाँ कहाँ वेस्टेज हो रहे हैं उसको रिडक्शन करेंगे। एंड मेंटल रिवोल्यूशन, स्ट्रेस को दूर करते हैं। तो ये चीज लेके आए थे किसके अंदर, साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हमारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, ये इस प्रिंसिपल पे गुजरता। फटाफट एक बार बोलते जाओ कौन कौन सा है, फटाफट बोला। पहला क्या क्या, साइंटिफिक मेथड लेके आना, प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन करना, जॉब को एनालिसिस करना, हर एक चीज का स्टैंडर्ड फिक्स कर देना, ट्रेनिंग देना, उनको सिलेक्शन करना उनके बेस्ट क्वालिटी के हिसाब से, फाइनेंशियल मोटिवेशन देना, ज्यादा काम ज्यादा पैसा, कम काम कम पैसे। इकोनॉमिक, हम वेस्टेज वगैरह भी दूर करेंगे, जो डेविएशन है उसको भी रिमूव करते हैं इसमें, और मेंटल रिवोल्यूशन करते हैं, मतलब स्ट्रेस फ्री करते हैं। कैसा लगा, मजा आया ना? ओके ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट रुक जाना जरा। ओके तो हम कर रहे हैं, हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 3 एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। बेटा जी प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अलग 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 प्लान्स बनाते हैं, विच इज नोन एज एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। द प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द सब्सिडी प्लान, छोटे छोटे प्लान जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। टू प्रिपेयर द बजट ऑफ अ बिजनेस यूनिट, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट बजट आर प्रिपेयर। तो अगर पूरे कंपनी का बनाना है बजट, तो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट का बजट बनाना पड़ेगा, फिर फाइनेंस का बजट बनाना पड़ेगा, सेल्स का बजट बनाना पड़ेगा। तो हर एक डिपार्टमेंट का बजट बनाया जाता है, तभी तो कंपनी का बजट बनता है। आफ्टर हैविंग डिस्कशन, मास्टर बजट क्या बनता है, एंटायर बिजनेस का बनता है। तो बेटा जी कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग होते हैं, तो बेटा बजट के अंदर हम डिसाइड करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा बिजनेस का गोल क्या होगा, हमारा बिजनेस का गोल क्या होगा। ठीक है, देयर शुड बी रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो जब भी आप बजट बनाते हो तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। स्ट्रेटेजीज, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे स्ट्रेटेजीज को ध्यान में रखते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज रखेंगे जिससे हमारा बिजनेस क्या होगा, सर्वाइव करेगा, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। पॉलिसी का मतलब होता है रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस। गाइडलाइंस जिसके कारण क्या होगा कि हम जब बिजनेस करेंगे तो कौन कौन सा वो हमको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मेथड एंड प्रोसीजर, यहाँ पे हम वो मेथड फॉलो करेंगे जिसके अंदर बेस्ट वे के अंदर परफॉर्म की जा सके। मेथड रिफर टू द प्रोसेस व्हिच कैन बी परफॉर्म वेल, इट हेल्प्स द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस। बेटा जी ये यहाँ पे 3 एलिमेंट्स पूछे थे, तो यहाँ पे मैंने वैसे तो सारे दिखा दिए हैं, आप चाहो वैसे कुछ है नहीं, हर एक के अंदर क्या होना चाहिए, एक मेथड एंड प्रोसीजर क्या रहेगी, रूल्स रेगुलेशन कौन कौन से फॉलो करने हैं, बजट हम बनाते हैं और उसके ऊपर से फाइनल क्या होता है, प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। वे एकदम एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। बेटा जी मैं आपको उस चीज पे फोकस करूंगा जो आपको जो सबसे ज्यादा टफ लगता है, जैसे ये वाला इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन होता है जब टॉपर अपर लेवल वाला अपनी जो पावर है उसको डेलीगेट करता है किसको, टू द लोअर लेवल। क्या वापस है, अपर मतलब टॉप लेवल अपने पावर को डेलीगेट करता है किसको,
टॉप लोअर लेवल को, जिसी को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। टू असाइन द वर्क टू द सुपीरियर टू इनेबल द डिस्ट्रीब्यूशन, हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वर्क का एंड यहाँ पे ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले सके, उसी को डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। और यहाँ पे जब हम अपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग द पीपल, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोलते हैं। सिंपल है, हाँ जी। तो ये थी हमारी द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब पूछा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, आपको एक या दो लाइन में फटाफट उसका डिसेंट्रलाइजेशन बताया, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और एस अंडर। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन से क्या फायदा होगा, हम क्विक डिसीजन ले पाएंगे। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमने क्या दे दिया, पावर दे दिया, तो जिसको पावर दे दिया अब उसको कोई ये नहीं कि मेरे को बार बार मैनेजमेंट को पूछने जाएगा, वो उसको पावर दे दिया, भाई तू तेरे हिसाब से पावर डिसीजन ले ले, तूने जो लिया वो सही हुआ, तो यहाँ पे क्विक डिसीजन ले पाएगा। टॉप लेवल का वर्कलोड बढ़ जाएगा, जो जिसको पावर दिए हैं वो मोटिवेट होगा कि वाओ चलो मैं, मेरे पास अब नहीं सकता है, मेरे पास इतने पावर्स है, तो वो मोटिवेट होगा, उसके पास डिसीजन लेने की पावर बढ़ेगी, तो उसके पास मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ेगी। यहाँ पे आप चीजों को इफेक्टिव कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि आप उसको बोलोगे भी ये काम हो जाना चाहिए, फिर वो काम हुआ कि नहीं हुआ वो आप चेक करोगे, मतलब आप वहां पे कंट्रोल कर पाओगे। हाँ जी। हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मनी, आपने बोला ऐसा इसलिए मैंने ऐसा कह दी, मैंने तुमको बोला कि तेरे को ये काम करना है, अब तू काम कर, और फिर तुमने को पता कि तूने कैसा काम किया, तो यहाँ पे क्या बढ़ती है, हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है। तो ये थे बहुत ही इजी द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या फायदा हो जाते हैं, हम क्विक डिसीजन लेते हैं, वर्कलोड कम होता है, मोटिवेट हो जाते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ती है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है, हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन होती जाती है। ठीक है जी, ओके। शॉर्ट नोट ऑन द असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। असाइनमेंट मतलब क्या होता है, हाँ, ये भी एक प्रकार का डिसेंट्रलाइजेशन ही है। यहाँ पे असाइनमेंट मतलब हम अपने हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं, किसको, टू द लोअर लेवल। बेटा जी इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है ना, वहां पे सब काम आप खुद नहीं कर सकते, इसलिए आपको अपने जो अंडर में जो काम करें उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, उनको इसलिए पावर देने पड़ते हैं ताकि आप काम को अच्छे से कर सको। उसी को बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ठीक है। देखो अब है ना, इसमें ये तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर तो वैसे तो तीन चीज आती है, कौन सा, इंटरेस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली बेटा जी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर टॉप लेवल ने अगर कोई काम बोला है किसको, मिडिल लेवल को, भाई ये वाला काम मेरे को चाहिए, अब वो क्या करेगा, वो खुद तो सारे काम नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने सबऑर्डिनेट को काम देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का क्या बनता है, रिलेशनशिप डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, रिलेशनशिप डेवलप होता है। और यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्लो होती है फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। वापस से बताता हूं, यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, लिख के करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको कोई काम करवाना है। ठीक है, और यहाँ पे वो कोई वर्क और कंप्लीट करवाना है। हाँ, वर्क और कंप्लीट करने के लिए सारे काम तो खुद नहीं कर पाएंगे, तो ये किसको ट्रांसफर करेंगे, ये ट्रांसफर किया जाएगा, किसको किया जाएगा, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। अब ये जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट है, हम इसको जब काम देते हैं तो हम इसको बोलते हैं भाई ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस काम को करना। इसका मतलब हम उसको क्या ट्रांसफर दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे तो क्या होगा, ये काम करेगा नहीं, क्योंकि आपने मेरे को रिस्पॉन्सिबल, अगर मैं बोलूं कि भाई जा और ये जाके मेरा ये जो पेन है ये अमित को दिया, अब मैंने आपको बोला कि अगर नहीं दिया तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी, नहीं दिया तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं दिया तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि मेरे उसके झगड़े हो जाएंगे। अब क्या होगा, मैंने आपको बोला कि भाई तू कैसे भी करके आज इसको दे देना, समझे। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको रिस्पॉन्सिबल बना दिया, अब आप क्या करोगे, उसको जैसे तैसे दे के आओगे, नहीं दे के आओगे तो आप मेरे को रीजन बताओगे कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट ट्रांसफर करता है वर्क टू द बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो ये कैसे हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है टॉप टू बॉटम। क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम हो रहा है, बस ये है इंटरेस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
नेक्स्ट, स्टाफिंग इज लाइक अ लिम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जी क्या होता है, जैसे हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन क्या करता है, फंक्शन करता है, ब्रेन क्या करता है, सॉरी, ब्रेन थिंक करता है वेरियस फंक्शन, एंड लीम्स क्या करते हैं, एंड लीम्स क्या करते हैं, जैसे हमारे हाथ पाँव उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ब्रेन का काम क्या है, सोचना। इसने क्या सोचा, इसने सोचा कि चलो क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो अब चल के कौन जाएगा, हमारा हाथ, हमारे पाँव। अब आप देखते रहो इसमें हाथ पाँव कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ब्रेन हुआ जो थॉट करता है, सोचता है, और ये हमारे लिम्स है जो वर्क को एग्जीक्यूट करता है। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ये सिमिलर मैनेजमेंट फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग इज लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। हमने पढ़ा था प्लानिंग क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है। उसने कोई चीज को प्लान कर दिया, उसने क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया, पॉलिसी कर दिया, प्रोग्राम्स बना दिए, स्ट्रेटेजी बना दी, और वो तो बोलेगा भाई मैंने तो प्लान कर दिया, अब तुम एग्जीक्यूट करते हो। तो यहाँ पे जो स्टाफ होता है ना, उस प्रोग्राम को, उस ऑब्जेक्टिव को, उस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय उस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करता है, उसको इंप्लीमेंट करता है, उसको सक्सेसफुल बनाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि स्टाफ क्या है, हमारे लिम्स है। सिंपल है, ओके। कंट्रोलिंग इज एन एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग एंड एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि बेटा जी प्लानिंग फर्स्ट पॉइंट होता है जहां पे सब कुछ डिसाइड किया जाता है, जब जहां पे इसको इफेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया, इंप्लीमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड, स्टाफ इज अपॉइंटेड। मतलब हमने फर्स्ट स्टेप क्या, प्लानिंग किया, फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने सब कुछ डिसाइड कर दिया, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमने ऑर्गेनाइजिंग किया, जिसके अंदर स्टाफ्स को अपॉइंटमेंट किया है, हाँ, उनको हमने डायरेक्शन दिया। फिर क्या होता है, डायरेक्शन देने के बाद उन्होंने काम को क्या किया, एग्जीक्यूट किया। बेटा हमने प्लानिंग कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन से टीम खड़ी कर दी, स्टाफ को काम दे दिया, स्टाफ ने काम कंप्लीट कर दिया, लेकिन हुआ नहीं हुआ, प्रॉपर हुआ, खराब हुआ, कौन देखेगा, वो देखेगा कंट्रोल। तो कंट्रोल का काम कब चालू होता है, जब सारी एक्टिविटी खत्म होती है, जब सबका काम खत्म होता है तब कंट्रोलिंग का काम चालू होता है। यहाँ पे वो चेक करता है कि यहाँ पे प्लान और स्टैंडर्ड के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो चेक करता है कि कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन टू कंट्रोल व्हिच कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर ऑल द एक्टिविटी क्या होती है, ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड। जब सब कुछ स्टार्ट हो जाता है और जब सब एंड पॉइंट पे आता है तब कंट्रोलिंग का पॉइंट स्टार्ट हुआ। दस इट कैन बी सेड द कंट्रोलिंग इज एन एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे लास्ट में कौन सी एक्टिविटी आएगी, कंट्रोलिंग आता है, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा जी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब होता है जब हम बिजनेस को लाते हैं, बिजनेस को चलाते हैं तो हमको पैसे की जरूरत होती है, सही बात है इनकी, हाँ जी, पैसे की जरूरत होती है। तो हमको पैसे कहाँ कहाँ से लेके आते हैं, हम पैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, ये अलग अलग सोर्स से लेते हैं। कौन सा पैसा आप अपने बिजनेस में कौन से सोर्स से ला रहे हो, उसी को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब सोर्स ऑफ फंडिंग, मतलब आप पैसा कहां से ला, पूरा का पूरा घर से ला रहे हैं तो इक्विटी बोल सकते हो, आप कुछ पैसा इक्विटी से लाए, कुछ पैसा प्रेफरेंस से लेके आए, तो वो भी कैपिटल, वो एक टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। तो जब मैं खाली आपको आउट ऑफ द बॉक्स बताऊं तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आप कैसे लाते हो पैसा, ओनली इक्विटी के फॉर्म में भी ला सकते हैं, इक्विटी विद प्रेफरेंस शेयर्स ला सकते हो, इक्विटी विद डिबेंचर्स ला सकते हो, एंड तीनों का कॉम्बिनेशन, इक्विटी भी लाओ विद थोड़ा सा प्रेफरेंस शेयर से लेके आओ और थोड़ा सा किसके साथ लेके आओ, डिबेंचर्स के साथ भी लेके आओ। तो इस तरह से आप अलग अलग फॉर्म से भी पैसे लेके आ सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हम तो लेंगे लेकिन कौन से फॉर्म से लाए, तो इसके लिए हमको देखना पड़ता है अलग, इसके लिए हमको है ना इंटरनल फैक्टर को स्टडी करना पड़ता है। दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। बेटा जी मैं बता दूं कि इसका मेरा वन शॉट ऑलरेडी तैयार है मेरे यूट्यूब चैनल पे, कैपिटल मैनेजमेंट का। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर से चेकआउट कर लें, बहुत ही मस्त है, मजा आएगा उसको पढ़ने में। और अगर आप चाहते हो कि सर आप बीएसटी का सभी का वन शॉट बना दो तो आप कमेंट में जरूर से लिखना, सो वन शॉट बनाओ ना, तो मैं आपके लिए वन शॉट जरूर से बनाऊंगा। ओके बेटा जी यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर को फैक्टर अफेक्टिंग कौन से होता है, एक तो होता है टाइप ऑफ बिजनेस। बेटा अगर आपका बिजनेस है ना जैसे मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको फिक्स कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, एंड अगर आपका ट्रेडिंग और सर्विस है तो वहां पे आपको जो पैसे की जरूरत है वो कम होती है। पैसे की फंडिंग डिसाइड करती है कि आप कौन से सोर्स से लाओगे। जैसे पैसे बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए तो आप कहाँ से लाओगे, आप अलग अलग सोर्स से लेकर आओ, लेकिन पैसा छोटा सा लिए तो आप अपने घर से भी ले आओगे, इक्विटी से ले आओगे। साइज ऑफ अ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस क्या है बड़ा है तो
आप मोर फिक्स कैपिटल चाहिए एंड लेग्स, और छोटा है तो कम कैपिटल चाहिए होती है। एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस नीड, अगर आपकी फ्यूचर की इनकम कैसी है, स्टेबल है, कैसी है फ्यूचर इनकम स्टेबल है, तो आप किसके ऊपर से लाओगे? अगर फ्यूचर में अगर आपकी इनकम स्टेबल है, आपको हर महीने इतनी इनकम हो रही है, तो आप बोरो फंड से लेके आओगे ताकि आप इजीली उस बोरो फंड को चुका सकोगे। तो यहाँ पे आप किससे पैसे लेके आओगे? बोरो फंड से लेके आओगे। नेचर एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एसेट, अगर आपको फिक्स कैपिटल में जाना है तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे अलग अलग सोर्स से पैसा लेके आओगे। यहाँ पे आप है ना फिक्स कैपिटल, जैसे मेरे को बड़ी सी फैक्ट्री खरीदनी है, मतलब लैंड खरीदनी है, उसमें फैक्ट्री बनानी है, मशीनरी खरीदनी है, तो बेटा जी यहाँ पे मोर फिक्स एसेट रिक्वायर हाई फिक्स कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एटीट्यूड कैसा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलता है कि भाई हमको तो क्या करना है, हमको तो रिटेन करना है, हमारे कंपनी के अंदर दूसरा कोई व्यक्ति आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लेस इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, मतलब दूसरों को इक्विटी शेयर बना। आपने शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक के अंदर क्या होता है? वो इक्विटी शेयर में तो इन्वेस्ट करता है, इक्विटी शेयर इन्वेस्ट करने से क्या होता है? वो कंपनी का मालिक हो जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलता है कि नहीं नहीं, हमको थर्ड पार्टी को हमारे कंपनी में मालिक नहीं बनाना। वो क्या करता है? वो सिर्फ और सिर्फ पैसा लाते हैं, डिबेंचर्स, लोन्स, प्रेफरेंस, वो कंपनी के मालिक नहीं होते। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, आपके पास फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कैसी है? अगर आपको स्मॉल कैपिटल चाहिए तो आप इक्विटी शेयर से लेके आओगे, लेकिन आपको लार्ज कैपिटल चाहिए तो डिफरेंट सिक्योरिटीज से फॉर्म से लेके आओगे। ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल, अगर आपको परमानेंट कैपिटल चाहिए तो आप इक्विटी से लेके आओगे, और आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो आप डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर से लेके आओगे। तो मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें मैं इक्विटी से लाऊं, प्रेफरेंस शेयर से लाऊं, डिबेंचर से लाऊं, कि अलग अलग सारे सोर्स से लाऊं, वो डिपेंड करता है अलग अलग आपके इंटरनल बिजनेस के ऊपर, बिजनेस के फैक्टर के ऊपर। जैसे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस बड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो ज्यादा कैपिटल जो कि अलग अलग सोर्स से लिया। छोटा सा है तो फिर छोटे इक्विटी से लिया। साइज ऑफ अ बिजनेस, वो भी है, इसमें भी ये लार्ज बिजनेस है, लार्ज कैपिटल चाहिए, लार्ज सोर्स, अलग अलग सोर्स। छोटा बिजनेस है, कम एक ही सोर्स से लिया। एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस, अगर इनकम आपकी स्टेबल है तो फिर लोन ले लो, आसानी से चुका दोगे। लेकिन अगर इनकम स्टेबल नहीं है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो फिर लोन लेके नहीं आना, क्योंकि लोन से लेकर पैसे लेके आओगे तो चुकाओगे कैसे? ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ एसेट्स, अगर आपको फिक्स कैपिटल के लिए चाहिए, फिक्स कैपिटल बड़ी अमाउंट चाहिए होती है, लैंड की वैल्यू है, लैंड बिल्डिंग है, फर्नीचर्स है, फिक्चर्स है, प्लांट मशीन है, उसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए होता है, तो आप अलग अलग सोर्स से लेके आओगे। डायरेक्टर का एटीट्यूड, डायरेक्टर बोलता है कि थर्ड पार्टी को थर्ड पार्टी को इक्विटी शेयर नहीं देना, हम थर्ड पार्टी को ओनर नहीं बनाना चाहते, तो फिर डिबेंचर से पैसा लेके आओ। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपकी बहुत ज्यादा है तो फिर अलग अलग सोर्स में जाओ। अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपकी कम है तो खुद के पैसे ले आओ, इक्विटी से ले आओ। ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर आपको कैसे चाहिए, अगर परमानेंट बेसिस पे चाहिए कि मेरे को तो 10 साल तक कैपिटल चाहिए होगी और मैं इसको चुका भी नहीं पाऊंगा, तो फिर मैं कहां से लेके आऊंगा? इक्विटी से पैसा लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी में मैं लोगों को भी इन्वॉल्व करूंगा। लेकिन अगर मेरे को ये है कि छोटे से ड्यूरेशन, सिर्फ 6 महीने के लिए बात चाहिए पैसा, तो हम किससे लेके आएंगे? डिबेंचर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मार्केट। बेटा प्राइमरी मार्केट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 57। तो प्राइमरी मार्केट होता है जब एक बार सिक्योरिटी इश्यू हो जाती है तो फिर उसके बाद प्राइमरी मार्केट होता है जब आपको फर्स्ट टाइम आपको पैसे चाहिए होते हैं। जैसे कोई बिजनेस है, जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक को क्या करना है? 100 करोड़ रुपए का नया बिजनेस, उसका जो टप्पू है वो बड़ा हो गया, वो बोलता है कि पापा अब अपने छोटा ट्रेडिंग बिजनेस नहीं करेंगे, अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खोलेंगे। तो वो क्या बोलते हैं? बेटा जी उसमें तो 100 करोड़ चाहिए होता है। तो बोले कोई बात नहीं, हम लोगों से पैसा मांगेंगे और बिजनेस करेंगे। तो यहाँ पे वो नई सिक्योरिटी इश्यू करता है, वो कहाँ पे जाके इश्यू करेगा? वो जाके इश्यू करेगा प्राइमरी मार्केट के अंदर। तो प्राइमरी मार्केट मींस अ मार्केट फॉर सेलिंग ऑफ न्यू सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल फंड। तो जब आपको कैपिटल फंड की जरूरत होती है 100 करोड़ की, तो आप कहाँ पे जाके रेज करते हो? वो करते हो प्राइमरी मार्केट के अंदर। तो ये क्या है? न्यूली इश्यूड सिक्योरिटी का मार्केट होता है, और यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? मार्केट ऑफ न्यूली इश्यूड सिक्योरिटी। तो बेटा जी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है? ये सपोज ये लेडी है जो बिजनेस चालू करती है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये हमारी कंपनी है, ये XYZ इनकॉर्पोरेशन की जगह गड़ा इलेक्ट्रॉनिक कर देते हैं हम। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं भाई मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए, आप जो को भी मेरी कंपनी में डालोगे हम बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। यहाँ पे क्या करता है? ये जो लेडी है, ये इसके अंदर बिजनेस, ये सपोज बबीता जी है, ठीक है, ये बबीता जी क्या करती है? इस बिजनेस में पैसा डालती है, तो बिजनेस इसको शेयर देता है, ये कंपनी को पैसे देती है। अब इसके पास शेयर आ गया, लेकिन इसको क्या होता है? इसको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये क्या करती है? ये हमारे भिड़े को क्या करती है? भिड़े को
भिड़े को अपने शेयर सेल आउट कर देती है और ये क्या करता है, इसको पैसे देता है और ये इसको शेयर देती है। बेटा ये जो ट्रांजेक्शन हुआ ये हुआ प्राइमरी मार्केट, और बबीता और भिड़े के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो हुआ सेकेंडरी मार्केट। समझे ना? प्राइमरी मार्केट मतलब जब कंपनी डायरेक्ट इशू करती है टू द इन्वेस्टर उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं, और जब इन्वेस्टर किसी और को सेल आउट करता है उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, न्यू इश्यूड सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी सोल्ड की जाती है, इन्वेस्टर उसको बाय करते हैं। यहाँ पे न्यूमरस इंटरमीडिएट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप सेल आउट कर दो, आपको बीच में बहुत सारे लोगों की हेल्प चाहिए होती है। जैसे आपको लीड मैनेजर चाहिए, मतलब म्यूचुअल फंड्स चाहिए, बैंक चाहिए, ब्रोकर चाहिए, ये सारे लोगों की हेल्प से ही हम चीजों को दूसरों को दे पाते हैं, सेल आउट कर पाते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे हम है ना एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस को आप ये समझ लीजिए ये होता है एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट मतलब कैसे लोग विश्वास करेंगे कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे नहीं, तो हम उनको एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट देते हैं, भाई ये रहा कंपनी के डिटेल, इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके जी। हाँ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पब्लिक रिलेशन। बेटा जी पब्लिक रिलेशन क्या होता है? पब्लिक रिलेशन मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपनी मेक यूज ऑफ पब्लिक रिलेशन। यहाँ पे हम कंपनी की प्रेस्टीज यहाँ पे क्या करते हैं, मैं आपको पहले इसका बताता हूँ पब्लिक रिलेशनशिप डेवलप कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे हम न्यूज पेपर के अंदर अपनी कोई कंपनी की डिटेल दे दी, हमने कोई अचीवमेंट किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्पीच दे दी, सेमिनार्स अरेंज करा दिया, वर्कशॉप करा दिया, कंपटीशन, कल्चर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा दी, सर्कुलेटिंग न्यूज लेटर कर दिए, इन्फॉर्मिंग सोसाइटी अबाउट द कंपनीज पब्लिक वेलफेयर, जो पब्लिक वेलफेयर करिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। तो ये सब चीज करके हम क्या करें, हम कोई एडवर्टाइजमेंट करें, हम अपने प्रोडक्ट को हम लोगों की हेल्प करें, लोगों को जस्ट इन्फॉर्म करें, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पब्लिक रिलेशन। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, जैसे कि अगर मैं ऑडियो विजुअल मीडिया के ऊपर आ रहा हूँ, और मतलब कि जैसे मैंने अपनी कोई चीज बताई कि भाई हाँ मैंने हमारा कोई इंटरव्यू दिया मैंने किसके ऊपर, टीवी के ऊपर। अब मैं जब टीवी पे इंटरव्यू देता हूँ तो पब्लिक कम टू नो अबाउट द कंपनी एंड दिस प्रोडक्ट, भाई ये इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या हुआ, इंटरव्यू देने से, इंटरव्यू मतलब नॉर्मल इंटरव्यू दिया, तो यहाँ पे नॉर्मल इंटरव्यू देने से क्या हुआ, कंपनी के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मालूम हुई और लोगों को उसके डायरेक्टर के बारे में मालूम पड़े। हमने क्या किया, कंपनी ने डेवलप किया है न्यू प्रोडक्ट, और कितनी बार आपने देखा होगा कि नई प्रोडक्ट्स कंपनी वहां पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन करती, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, वहां पे अपने इवेंट्स को डिक्लेयर करते हैं, भाई ये हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो ये इजीली स्प्रेड हो जाता है, अच्छा इनका नया प्रोडक्ट यहाँ पे इस टाइम पे लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट होता है कंपनी का अचीवमेंट। आप क्या करते हैं, जब कंपनी के अचीवमेंट को न्यूज़पेपर में बताते हो तो वो आपकी एक अलग इमेज बनाती है, आपकी एनहांस करती है इमेज को। तो ये भी क्या हुआ, अच्छा ये कंपनी ने अवार्ड जीता, फर्स्ट अवार्ड जीता, वाह इसका तो ये इनके गुड्स अच्छे होंगे, चलो इसको खरीदते हैं। तो इनडायरेक्टली आपने अवार्ड बताया, आपने लोगों को खरीदने के लिए नहीं बोला, लेकिन इससे क्या हुआ, लोग आपसे मोटिवेट होते हैं, आपसे इंस्पायर होकर आपके चीजों को खरीदना शुरू करते हैं। तो ये आपका इनडायरेक्टली सेलिंग का ही काम करिए। यहाँ पे पब्लिक को हम क्या बताते हैं, पब्लिक यहाँ पे डायरेक्टर की जो हम अपने फ्यूचरिस्टिक जो पॉलिसीज है ना, डायरेक्टर्स की जो स्पीच है वो हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर छुपाते हैं, टीवी के अंदर दिखाते हैं, भाई हमारा डायरेक्टर की स्पीच ये रही। जब डायरेक्टर बोलता है कि भाई आने वाले 5 साल के अंदर हम कंपनी को यहाँ पे देख रहे हैं, हम ये प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं, हम इतना डेवलप होने वाले हैं, तो वहां से क्या मालूम पड़ता है कि लोगों को उनका मिशन मालूम पड़ता है, उनका विजन मालूम पड़ता है। अच्छा ये कंपनी का विजन अच्छा है, मतलब कंपनी अच्छी है, मतलब इसके चलो इसके गोल्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इसके शेयर्स खरीदते हैं, इसके प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इससे कंपनी क्या करती है, ग्रो करती है। हम अगर कोई कल्चरल प्रोग्राम बनाते हैं तो कल्चरल प्रोग्राम करते हैं तो उससे भी कंपनी की क्या बनती है, गुड इमेज बनती है। अगर हम कोई सोशल प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, जैसे हमने हेल्थ चेकअप प्लान कर दिया, ट्री प्लांटेशन कर दिया, रोड को रिपेयर करवा दिया, गार्डन वगैरह बना दिए, इससे हम सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं, तो हमारी सोशल इमेज बनती है। ये कंपनी सोशली हमारे लोगों के लिए बहुत काम करती है। तो ये हुआ क्या, पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशनशिप के अंदर हमने बेटा जी क्या क्या, हमने अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली हमने वो चीज देखी जिससे हमारा इनडायरेक्टली हमारा कंपनी का नाम बेटर होता जाता है। जैसे वापस बोलते जाओ, क्या है ऑडियो विजुअल, आपने क्या क्या ऑडियो विजुअल मीडिया हेल्प की, मतलब लोगों कोई इवेंट के ऊपर आ गए, कोई चीज के ऊपर डिबेट में आके वहां पे आपने डिस्कशन किया, तो वहां से आपको क्या मालूम पड़ेगा, इस कंपनी के बारे में मालूम पड़ेगा, उसके प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ेगा।
कंपनी के अचीवमेंट के बारे में बता दिया, तो क्या हुआ, वो कंपनी की एक इमेज को एनहांस करेगा। अगर आपने फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी ऑफ अ डायरेक्टर को न्यूज़पेपर में छपा दिया, इससे क्या होगा, लोगों को कंपनी की पॉलिसी मालूम पड़ेगी, विजन मालूम पड़ेगा। आपने कोई इवेंट रखी, कोई कल्चरल प्रोग्राम रखा, तो क्या होगा, उससे कंपनी की गुड इमेज बनेगी। आपने कोई ऐसा रखा जिसके अंदर रोड को रिपेयर किया, गार्डन को बना दिए, जैसे अमूल ने गार्डन बना दी हर जगह। फिर यहाँ पे हेल्थ चेकअप प्लान किया, ट्री प्लांटेशन किया, तो उससे क्या होगा, सोशल इमेज कंपनी की क्रिएट होती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बस, गिव योर व्यू ऑन द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब हम फॉरेन के अंदर, जब पूरे इंडिया बाहर भी सेल आउट करते हैं और बाहर वाले हमारे कंट्री के अंदर सेल आउट करते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसकी नेगेटिव इफेक्ट क्या होती है बेटा जी, जब हम ना बिजनेस को बड़े लेवल पे चलाते हैं, तो वहां पे उसको मार्केट सेटअप करना, क्योंकि हर एक कंट्री के अंदर सेल आउट करना, हर एक कंट्री के अंदर अपनी ऑफिस डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग है ना लग्जरी गुड्स ज्यादा बेचते हैं, जिसके कारण है ना नेसेसरी गुड्स का प्रोडक्शन होना कम हो जाता है। न्यू प्रॉब्लम अराइज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ह्यूमन मेंटालिटी। यहाँ पे लोगों की सोच चेंज हो जाती है, यहाँ पे इनइक्वालिटी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अमीर लोग है वो खरीदते हैं प्रोडक्ट को, गरीब लोग प्रोडक्ट को नहीं खरीदते। तो इनइक्वालिटी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ वन कंट्री टू द अदर कंट्री, मतलब एक कंट्री के अंदर अगर क्या होता है, एक कंट्री में अगर रिसेशन आता है तो उसकी इफेक्ट किस तरह मिलती है, दूसरी कंट्री पे देखने को मिलती है। अगर यूएस के अंदर इंडिया सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या करता है, इंडिया यूएस के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर, और यूएस में रिसेशन आया, यूएस वाला व्यक्ति इंडिया की सर्विसेज लेना बंद करेगा, इंडिया के जो लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनका भी क्या हो जाएगा, वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, कॉम्पिटिशन एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एथिकल वैल्यू। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि अब ग्लोबल कंपटीशन होगा तो यहाँ पे एथिकल वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगी। लार्ज यूनिट गेट मोर प्रॉफिट, और जो छोटी वाली है वो डिफिकल्ट टू सर्वाइव करने लगेगी। व्हेन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इज रिलेटिवली लेसर, अगर क्या होगा, एजुकेशन अगर डेवलप नहीं हुआ लेकिन डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से हुआ, तो वहां पे एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, बिकम वीक हो जाएगा। एम्प्लॉय फिर उसका वो ग्रोथ रुक जाएगा। क्या होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एजुकेशन कम है। और मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, वो अपनी जहां बोलते हैं कि वो अगर मल्टीनेशनल कंपनी हमारी कंट्री में आ रही है तो भी वो लॉयल तो उनकी होम कंट्री के लिए रहती है, हमारी कंट्री के लिए लॉयल नहीं होती है। इंटरनेशनली रिनाउंड कंपनी इन्फ्लुएंस मॉनेटरी पॉलिसी, जितनी भी इंटरनेशनली, जैसे टेस्ला अगर इंडिया में आती है तो वो टेस्ला वो अपनी शर्तों पे इंडिया में आके बोलते हैं कि भाई हम हमारी शर्तों पे आके तुम्हारी कंट्री में बिजनेस करेंगे। मतलब हमारी यहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी को, हमारे यहाँ की बजट जो मॉनेटरी पॉलिसी है, बजट्स है, टैक्स रेट्स है, उस सबको हिला डालती है। तो ये क्या करती है, इस तरह से क्या करती है, इंटरनेशनल कंपनी हमारे यहाँ पे क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फटाफट देखते हैं बेटा लोग, फटाफट एक बार चलो। क्या होगा यहाँ पे मार्केट सेटअप करना मुश्किल हो जाता है, लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा, नेसेसरी गुड्स का प्रोडक्शन कम। यहाँ पे लोगों के अंदर नई प्रॉब्लम्स आती है, न्यू, क्योंकि हम दूसरे एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम अपना कल्चर भूल जाते हैं। तो यहाँ पे इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो जाता है। यहाँ पे जो है ना, एक अगर कंट्री के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरी कंट्री के अंदर भी स्प्रेड हो जाती है। कंपटीशन में एथिकल वैल्यू नहीं रह जाती है। लोग क्या करते हैं, जो बड़ी कंपनी है वो तो अच्छा प्रॉफिट कमाती है, लेकिन छोटी कंपनी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाती है। एजुकेशन अगर नहीं फैला, अगर डेवलपमेंट के हिसाब से, तो क्या होगा, लोगों की जॉब खतरे में पड़ जाती है। मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, जो इंडिया में आके वो थर्ड पार्टी, हमारे बाहर वाली कंट्री, अगर पेप्सी कोला, कैडबरी, थम्स अप, ये सारी कंट्री अगर हमारी कंट्री में आके बिजनेस करती है तो भी वो हमसे पैसा कमा रही, तो भी हमारे लिए लॉयल नहीं रहती। वो किसके लिए लॉयल रहेगी, उनकी कंट्री के लिए। जब हमारी कंपनी में कोई प्राकृतिक आपदा होगी, कोई नेचुरल कैलामिटीज आएगी, हमारी कंट्री को बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी, लेकिन उनकी कंट्री में अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आएगी वो तुरंत उनको पैसे देगी। इंटरनेशनल रिनाउंड जो कंपनी होते हैं ना, वो दूसरी कंट्री के अंदर जब जाती है, हम बुलाते हैं आप आकर हमारे यहाँ पे कंट्री में इन्वेस्ट करो, ताकि हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हमारे यहाँ पे लोगों को जॉब मिलेगा, हमारा भी अच्छा खासा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो वो बोलते हैं नहीं, हम आपके यहाँ पे आएंगे तो इतना टैक्स रेट करना पड़ेगा, इतना कम रेट पे बिजनेस देना पड़ेगा, इतनी लैंड पे हमको पैसे देंगे, इतनी लैंड के हम मैक्सिमम इतने ही पैसे दे पाएंगे। मतलब हमारे यहाँ की सारी मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह, हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम, उसको पूरा हिला देते हैं। तो ये थे नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो बेटा जी हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा पेपर नंबर 5 सेक्शन नंबर डी कंप्लीट किया। जो लोग अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ये पूरा वीडियो देख रहे हैं,
मैं आपको बता दूं, यू आर ग्रेट बॉय, आप सच में बहुत ग्रेट हो। और मैं आपको बता दूं, यू आर गोइंग टू डू बेस्ट इन बीएसटी, क्योंकि बीएसटी का पूरा लेक्चर देखना इट्स मोटिवेशन, वो अपने आप में ही एक मतलब अचीवमेंट है। तो बेटा जी, आप बताओ आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और आप मेरे को ये भी बताओ कि आपको इसके अलावा और क्या क्या चाहिए। तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलो बाय बाय, सी या।